चलिए, तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। और इसका एक पार्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं, क्या नाम है, अकरेंस ऑफ मेटल। क्लियर है बेटा? बेहतरीन। तो बेटा सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो मेटल है ये एक्चुअली में हमें मिलता कहाँ से है। मेटल हमें मिलता कहाँ से है, मतलब ये लोहा है, मतलब ये आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल आपने आसपास तो देखे होंगे, पर ये मेटल एक्चुअली में हमें मिलता कहाँ है। बेटा मेटल हमें दो जगह मिलता है। कितनी जगह? दो जगह सबसे ज़्यादा मेटल पाया जाता है। एक अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट में, सबसे ज़्यादा मेटल पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, और दूसरा सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है बेटा सी वाटर, समुद्र के अंदर, और दूसरा कहते हैं क्या बेटा, अर्थ क्रस्ट। तो हम लोग अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे, आज सी वाटर की बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब बेटा ये है कि मेटल जो है, मेटल दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? सी वाटर। और इन्हीं के अंदर से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बोलो हाँ है ना? आया कि नहीं आया बेटा? अरे आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। बिल्कुल एग्जैक्टली, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो बेटा कहने का मतलब है, ये बात तो हम लोग को समझ में आ गई कि दुनिया में मेटल दो जगह सबसे ज्यादा पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट और सी वाटर। इनके अलावा भी कहीं पाया जाता है, पर सबसे मेजर सोर्स यही है, अर्थ क्रस्ट और सी वाटर। कर लिए। चलिए बेटा, अब अगर हम बात करें मेटल की, तो बेटा मेटल दुनिया में, मतलब अर्थ क्रस्ट में, मेटल अर्थ क्रस्ट के अंदर या सी वाटर के अंदर दो फॉर्म में पाया जाता है। या तो फ्री फॉर्म में, कैसे बेटा? फ्री फॉर्म में। कैसे पाया जाता है? फ्री फॉर्म में। या फिर मेटल पाया जाता है कंबाइंड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में बेटा? कंबाइंड फॉर्म में। कहने का मतलब है कि अर्थ क्रस्ट कैसे समझ लो, जमीन के अंदर जो है मेटल या तो फ्री फॉर्म में पाया जाएगा या कैसे पाया जाएगा? कंबाइंड फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? कंबाइंड फॉर्म में। फ्री फॉर्म का मतलब है कि मेटल अकेला होगा। क्या होगा? अकेला। जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये ऐसे मेटल हैं जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, अकेले पाए जाते हैं, मतलब इनके साथ कोई दूसरा एटम जुड़ा होता नहीं है। क्लियर है? फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्री फॉर्म का ही दूसरा नाम होता है नेटिव फॉर्म। क्लियर है? हाँ। अच्छा, कंबाइंड फॉर्म में कुछ मेटल क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें आयरन कंबाइंड फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड फॉर्म में पाया जा रहा है। अगर हम बात करें जिंक सल्फाइड फॉर्म में पाए जा रहे हैं, कार्बोनेट फॉर्म में पाए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पे देखो मेटल अकेला है क्या? नहीं है। मेटल किसके साथ जुड़ा है? देखो यहाँ ऑक्सीजन के साथ, यहाँ सल्फर के साथ, यहाँ कार्बोनेट के साथ। बोलो हाँ ना? तो कहने का मतलब बेटा ये है कि मेटल या तो अकेला पाया जाएगा जमीन के अंदर, या तो मेटल कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाएगा। किसके फॉर्म में? कंपाउंड के फॉर्म में। मतलब अकेला नहीं होगा, किसी ना किसी के साथ होगा। बोलो हाँ। अच्छा सर ये बताओ, कौन से मेटल फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं और कौन से मेटल कंबाइंड फॉर्म में? बेटा बहुत आसान। जो मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब ऐसे मेटल जो आसानी से किसी से रिएक्ट करते नहीं हैं, वो ज्यादातर फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं? हाईली, और या थोड़े से रिएक्टिव, माइल्ड रिएक्टिव, मतलब रिएक्ट तो कर जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं जनरली किस फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म में। क्या इतनी बात समझ में आई सभी को? जल्दी से बताओ। मतलब मेटल दुनिया में दो फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो अकेले या किसी के साथ। अकेले पाए कौन से पाए जाते हैं? लेस रिएक्टिव। कंपाउंड फॉर्म में कौन पाए जाते हैं? हाईली और माइल्ड रिएक्टिव मेटल्स। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? तो बेटा इन मेटल्स को निकालना जमीन से बहुत आसान है। मतलब जमीन से निकालने का मतलब है इनकी एक्सट्रैक्शन करने की प्रोसेस आसान होती है, इनकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस थोड़ी मुश्किल होती है। बोलो हाँ है ना? कोई मेटल अकेला है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है, किसी के साथ है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। बोलो हाँ है ना? आ गया कि नहीं आ गया बेटा? आ गया। ये जल्दी रिप्लाई भी करना है, ये इतना लेट रिप्लाई मत करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बहुत बेहतरीन। तो बेटा अब हम दो वर्ड पढ़ने वाले हैं, मिनरल और ओर। ये जानते हैं कि मिनरल और ओर क्या होते हैं? जब भी आप बात करते हैं कि मेटल को निकालने की बात, मेटल जमीन के अंदर होता है, आप कह रहे हैं सर मेटल को निकालना है, तो ये वर्ड आपको सबसे ज्यादा बार सुनाई देंगे, मिनरल और ओर। अच्छा ये मिनरल क्या होता है? जैसे मान लो बेटा हमने जमीन से ये एक ढेर निकाला। क्या निकाला? ढेर। ये भी एक जमीन से हमने क्या निकाला? ढेर निकाला, मतलब मिट्टी का एक ढेर निकाला। बोलो हाँ है ना? इसके अंदर भी मेटल है, इसके अंदर भी क्या है? मेटल है।
तो एस देखो, इसके अंदर भी क्या है, मेटल है, इसके अंदर भी मेटल है, इसके अंदर भी क्या है, मेटल। बोलो हाँ या ना। तो ऐसे मतलब ऐसे सब्सटेंस जो अर्थ क्रस्ट से निकाले गए, जमीन के अंदर से निकाले गए, और उनके अंदर अगर मेटल मौजूद है तो उन्हें हम मिनरल बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? तो बताओ मिनरल क्या होते हैं? मिनरल क्या होते हैं? नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल सब्सटेंस। क्या होते हैं? नेचुरल सब्सटेंस। कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, मतलब जमीन के अंदर पाए जाते हैं। बोलो हाँ या ना। और इनके अंदर क्या होता है? मेटल होता है। क्या होता है? मेटल होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मिनरल। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? अरे आ गया। तो बताओ इन तीनों ढेर के अंदर, ये मिट्टी की ढेर निकाले हमने, तीनों के अंदर मेटल है। अब मेटल अलग अलग फॉर्म में हो सकता, मान लो यहां मेटल सल्फाइड के फॉर्म में हो, इसके अंदर मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में हो, और इसके अंदर मान लो मेटल किसके फॉर्म में? ऑक्साइड के फॉर्म में हो। बोलो हाँ ना। आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि ये तीन ऐसे मिट्टी के ढेर हैं जिनके अंदर मेटल मौजूद है। क्या मेटल अकेला मौजूद है या किसी के साथ मौजूद है? जल्दी बताओ। मेटल अकेला मौजूद है या किसी के साथ है? जल्दी बताओ। अकेला है किसी के साथ? किसी के साथ है, मतलब कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है। बेटे एक बात ध्यान रखना, रिप्लाई सभी को बहुत तेजी से करना है, मतलब स्लो स्लो नहीं करना है, ठीक है? हाँ, आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि इन तीनों ढेर में मेटल मौजूद है कंबाइंड फॉर्म में। तो इनके अंदर, अब बेटा अच्छा बताओ, इससे मेटल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इससे मेटल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या इससे मेटल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तीनों मिनरल में मेटल मौजूद है, तीनों मिनरल से हम मेटल निकाल सकते हैं। तो क्या सर तीनों मिनरल से मेटल निकालोगे? नहीं बेटा, हम लोग उन्हीं मिनरल से मेटल निकालते हैं जिनसे मेटल निकालना हमारे लिए क्या हो? आसान हो। आसान हो। क्या हो बेटा? आसान। मेटल आसानी से निकाल सके और कम खर्च लगे। मतलब ऐसे मिनरल जिससे मेटल आसानी से निकल आए। जैसे मान लो इस मिनरल के अंदर मेटल को हम इजीली निकाल पा रहे, इजीली, पर कॉस्टली है, बहुत महंगा है निकालने का, तो हम लोग नहीं निकालेंगे। इस मिनरल के अंदर मेटल हम इजीली निकाल पा रहे हैं। क्या निकाल पा रहे? इजीली। और कॉस्टली भी नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है, चीप है बहुत, मतलब चीपली, बहुत कम दामों में हम निकाल सकते हैं। बोलो हाँ है ना। इसके अंदर मेटल हम नॉट इजीली, मतलब आसानी से निकाल नहीं पा रहे, और कॉस्टली भी है। तो बताओ मेटल, हाँ मतलब कॉस्टली का मतलब है कि इसके अंदर अगर आप मेटल निकालोगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा, ज़्यादा खर्चा आएगा इसमें। अगर इस मिनरल से आप मेटल निकालोगे तो आसानी से निकल जाएगा और सस्ता भी पड़ जाएगा निकालना। बोलो हाँ या ना। अरे आया कि नहीं आया? तो बताओ इन तीनों मिनरल में से मेटल आप किस में से निकालोगे? पहला, दूसरा या तीसरा? जल्दी बताओ। इन तीनों में से किस में से आप मेटल को निकालोगे? जल्दी बताओ। पहले वाले से, दूसरे वाले से, या तीसरे वाले से? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, दूसरे वाले से। तो बेटा तो इसी मिनरल को, इस मिनरल को हम ओर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओर। ओर क्या होता है? ओर क्या होता है? मिनरल ही होता है। और भी क्या होता है? एक मिनरल होता है। बोलो हाँ है ना। जिससे हम मेटल को इजीली एक्सट्रैक्टेड कर सकते हैं। इजीली एक्सट्रैक्टेड क्या? मेटल। बोलो हाँ है ना। जिससे हम मेटल को इजीली एक्सट्रैक्टेड कर सकते हैं। और क्या? हाँ मतलब कम दामों में, चीपली, बहुत कम दामों में। बोलो हाँ है ना। बोलो हाँ है ना। इकोनॉमिकली, मतलब इकोनॉमिकली भी क्या होगा? लेस होगा। बोलो हाँ है ना। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे मिनरल को हम क्या बोलते हैं? ओर। मिनरल तो ये तीनों हैं, पर इनमें से ओर कौन है? ये। और क्या होता है? ऐसा मिनरल जिसमें से मेटल आसानी से निकाल सको और कम खर्चे में निकाल सको, उसको ओर बोलते हैं। बोलो आया गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब ये गंगूबाई का है। गंगूबाई को गैंग बोलते हैं, या फिर शॉर्टकट में, या इन्हें मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये बेटा जो ओर निकालते हो ना, मिट्टी का ढेर, मिट्टी का ढेर, इनके अंदर मेटल क्या फॉर्म में होता है? कंबाइंड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म में। तो बेटा कंबाइंड फॉर्म में है तो मिट्टी भी तो लगी होती है, मिट्टी लगी होती है, बालू लगी होती है, लाइमस्टोन भी लगा रहता है, तो इनको हटाना पड़ता है। तो बेटा ये जो ओर है, हमारा ओर है, वो कैसा है? इम्प्योर है। क्या है? इम्प्योर। इम्प्योर ओर से हमें इम्प्योरिटी को क्या करना है? अलग करना है। और ओर को क्या करना है? अलग। तो इसी इम्प्योरिटी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। तो गैंग क्या होती?
ओर के अंदर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती, धूल मिट्टी कंकड़ लाइमस्टोन वगैरह, इस इम्प्योरिटी को गैंग बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? तो गैंग क्या होता है बेटा, बताओ गैंग क्या होता है? ऐसी इम्प्योरिटी जो कहां प्रेजेंट हो, बताओ कहां प्रेजेंट हो, कहां प्रेजेंट हो बेटा? ओर में। आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? ऐसी इम्प्योरिटी जो ओर के अंदर मौजूद हो, धूल मिट्टी कंकड़ लाइमस्टोन वगैरह, उसे हम गैंग बोलते हैं। आ गया? बिल्कुल आ गया। ये देखो कुछ और के एग्जाम्पल है, जैसे आयरन के 4 ओर होते हैं, हेमेटाइट ओर, मैग्नेटाइट ओर, लाइमनाइट, साइडराइट। तो आयरन को इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, इससे, इन चारों में से किसी से भी निकाल सकते हो। क्लियर है? ऐसी एल्यूमिनियम के भी 4 होते हैं, डायस्पोर, बॉक्साइड, गिप्साइड, क्रायोलाइट। ये तुम्हें याद नहीं करने, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में बेटा इतनी चीज़ें नहीं है कि तुम्हें याद करके पूछे जाएं। बस तुम्हें एक आध याद कर लो, जैसे आयरन में ये याद कर लो, इसमें तुम बॉक्साइड याद कर लो। आ गया कि नहीं आ गया? कहने का मतलब है एल्यूमिनियम को इतने सारे ओर से हम निकाल सकते हैं। कॉपर को हम इनसे निकाल सकते हैं, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, ये फॉर्मूले होते हैं इनके, इसमें से ये याद कर लेना। मरकरी को हम सिन्नाबार से निकाल सकते हैं, ये जिंक को जिंक ब्लेंडी से और कैलेमाइन, इससे और इससे। बोलो हाँ है ना? तो हर मेटल के कुछ ना कुछ और होते हैं। जैसे सोडियम को हम रॉक सॉल्ट से निकाल सकते हैं। कहाँ से? रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? आ गया कि नहीं आ गया? बताओ कितने लोगों को आ गया, पहले बताओ यहाँ तक कितने लोगों को आ गया बेटा? आ गया कि नहीं आ गया? बेहतरीन, चलिए बहुत ही बेहतरीन। एक तो रियलिटी में तुम लोग सच में रिप्लाई बहुत ही स्लो करते हो, बहुत ही स्लो। हाँ आ गया, हाँ इसको लगा डाला तो लाइफ चिंगे डाला बेहतरीन तरीके से। चलिए बेटा आ जाइए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भैया ओर से मेटल को निकालेंगे कैसे। तो बेटा हमें एक बात बता रहे हैं, हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके सिलेबस में है। आपके नोट्स में थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है, पर हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके सिलेबस में है। क्लियर है? उतना ही आप हम बता देंगे, आपको उतना ही लिखना है आपको। ठीक है, चलिए बेटा ध्यान से। तो बेटा आपको अगर पता होगा कि मेटल 3 टाइप के होते हैं, पता नहीं पता है? बताओ। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी वो मेटल होते हैं, जो कुछ मेटल होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? बहुत हाई। बोलो हाँ है ना? कुछ मेटल होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, और मेटल ऑफ लेस रिएक्टिविटी। बोलो हाँ है ना? 3 प्रकार के मेटल होते हैं। कहने का मतलब है हाईली रिएक्टिव मेटल और मीडियम रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल। बोलो हाँ है ना? सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है? तो तुम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, इससे आप लोगों को पता होता है कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा कम। जैसे काशीनाथ का माली, आलू जरा फीका पकाता है। हाइड्रोजन को हटा दो क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं होता। कौन आगे होगा? आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया। तो ये बेटा क्या है? ये है मेटल की रिएक्टिविटी की सीरीज। तो बेटा ये मेटल जो होते हैं पोटेशियम से लेके एल्यूमिनियम, इन्हें हम हाईली रिएक्टिव मानते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल। क्लियर है? इनमें से अगर Zn से लेके बात करें, कॉपर तक की बात करें, तो ये हमारे क्या आ जाते हैं? ये मीडियम रिएक्टिविटी के आ जाते हैं। और ये आखिरी की बेटा हम कहते हैं इन्हें लेस रिएक्टिव मेटल बोलते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल। बोलो हाँ है ना? आ गया कि नहीं आ गया बेटा? अरे आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। तो बेटा तीनों को, इसको निकालने की प्रोसेस अलग होती है, इसको निकालने की प्रोसेस अलग, इसको निकालने की प्रोसेस अलग। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो। चलिए बेटा आइए बेटा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। चलिए तो बेटा, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आज खत्म कर देंगे हम लोग इस चैप्टर को बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है बेटा? मेटल का एक्सट्रैक्शन, मेटल का एक्सट्रैक्शन कौन से बताओ? एक्सटर्नल मेटल कौन सी रिएक्टिविटी का? ऑफ हाईली रिएक्टिव, ऑफ हाईली रिएक्टिविटी। या फिर ऐसे कह दो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। बोलो हाँ है ना? हाईली रिएक्टिव मेटल को किससे? ओर से। किससे बेटा? ओर से। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वही हमें पढ़ना है। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आया कि नहीं आया बताओ?
तो हमारे सिलेबस में एक ही है हाईली रिएक्टिव मेटल जिसकी स्टडी हमें करनी है, वो सोडियम। पहले कैसे करते हैं पहले हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान से। सबसे पहले हम बेटा उसे क्रशिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्रशिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? पहला स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप फर्स्ट जो भी हमें ओर होगा हम उसको क्रशिंग कर लेंगे, उसको पीस लेंगे। क्रशिंग ऑफ ओर, जो भी ओर होगा उसको हम पीस लेंगे, बहुत कायदे से बिल्कुल चूरन बना लेंगे उसका बेहतरीन तरीके से। स्टेप सेकंड, चूरन बनाने के बाद हम उसको धो लेंगे। धोने का मतलब उसके अंदर से इम्प्योरिटी को हटा देंगे, धूल मिट्टी जो भी होगी, तो उसका कंसंट्रेशन कर देंगे। कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है बेटा इम्प्योरिटी को अलग करना। कंसंट्रेशन ऑफ क्या कर देंगे? ओर। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्योर ओर जो होगा, जो आपके पास इम्प्योर ओर है उसको क्या बनाना? प्योर ओर। मतलब ओर से इम्प्योरिटी को अलग करना क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। बोलो हाँ ना। और स्टेप थर्ड डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं बेटा। यहां पे क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। आ गया कि नहीं आ गया? कहने का मतलब है अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है, कौन सा बेटा? हाईली रिएक्टिव मेटल, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के सिर्फ 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3। पहले पीस लो, फिर उसको क्या कर लो? धुल लो, अच्छे से कंसंट्रेट कर लो, फिर उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा दो। बस आ गया कि नहीं आ गया? इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए 3 ही स्टेप होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आपको? कितने स्टेप होते हैं? 3। पहला और दूसरा स्टेप तो आसान है, तीसरा स्टेप सीखना है आपको। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? चलो, तो हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, तो सोडियम बेटा दीक्षा कंसंट्रेशन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड वो हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, वो हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए अप्लाई करते नहीं है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल को अगर मैं ऑब्टेन करना हो तो 3 स्टेप में ऑब्टेन कर लें। पीस लो, धो लो और उसको रिडक्शन करा दो। तो देखो जैसे NaCl होता है, NaCl से अगर हमें सोडियम चाहिए, क्या चाहिए? सोडियम। तो पहले हम इसे क्या कर लेंगे? पीस लेंगे, फिर इसको धो लेंगे और फिर इसका क्या कराएंगे? क्या? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किसका? NaCl का। किसका बेटा? NaCl का। बेटा ये समझना बहुत आसान से, बहुत ही आसान से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। बेटा एक डब्बा लेते हैं, क्या लेते हैं? एक डब्बा। इसके अंदर NaCl का सॉल्यूशन ले लेते हैं। NaCl का सॉल्यूशन यहां ले लिया, मोल्टेन NaCl, पिघला हुआ NaCl। बोलो हाँ ना। तो पिघले हुए NaCl में 2 आयंस होते हैं, Na+ और Cl-। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मतलब हमने एक डब्बे के अंदर 2 NaCl भर लिया पिघला हुआ, मतलब Na+ और Cl-। क्या बात समझ में आई सभी को? बताओ आई कि नहीं आई? बिल्कुल। तो इसके अंदर बहुत सारे Na+ और बहुत सारे Cl- होंगे। अब हमने क्या लगा दी? 2 मेटल की प्लेट्स लगा दी। क्या लगा दी? मेटल की प्लेट्स। बोलो हाँ ना। और इन मेटल की प्लेट्स को हमने जोड़ दिया बैटरी से। किससे जोड़ दिया? बैटरी से। बोलो हाँ ना। किससे जोड़ दिया? बैटरी से। तो बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से प्लेट से जुड़ेगी, ये नेगेटिव। इसको बोलेंगे कैथोड और इसको क्या बोलेंगे? जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आया उसे क्या बोलते हैं? एनोड। बोलो हाँ ना। क्या इतनी बात समझ में आई सभी को? जल्दी से बोलो अगर इतनी अरेंजमेंट समझ में आ गया। हाँ। हमने एक डब्बे में पिघला हुआ NaCl भर लिया और 2 प्लेट लगा दी। नहीं बेटा, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन नहीं लेंगे। एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो अलग प्रोडक्ट बनते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मोल्टेन NaCl ही ले रहे हैं। ठीक है बेटा, जब आप क्लास 12th में आ जाओगे या 11th में आ जाओगे तो पढ़ जाओगे कि एक्वस NaCl लेते हैं तो क्या लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं उसमें। ठीक है बेटा, प्राप्त तो वहाँ से भी हो जाएगा पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने हटा दिया। ठीक है, चलो सिर्फ मोल्टेन NaCl पढ़ना है हमें। चलो तो बेटा क्या करेंगे अब सुनना, एक बार बताओ एनोड पे कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। बताओ तो पॉजिटिव प्लेट के पास कौन सा आयन जाएगा? जल्दी बताओ, पॉजिटिव प्लेट के पास कौन सा आयन जाएगा? नेगेटिव Na+ जाएगा या Cl- बजाएगा? हम सभी को पता है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को। बताओ एनोड के पास, एट एनोड के पास कौन सा आयन दौड़ेगा? बताओ जल्दी बताओ। अरे भैया एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl- दौड़ेगा। क्यों दौड़ेगा? क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल आई, बिल्कुल। Cl-। अंतरा ने, पारुल ने बिल्कुल सही बोला है। कौन जाएगा? Cl-। अच्छा अब एक बात बेटा,
एक बात हमेशा याद रखना, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना, बोलो हाँ ना। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने? अच्छा, ये आयन क्या करते हैं? नेगेटिव आयन Cl माइनस एनोड के पास जाएगा और अपने चार्ज को खत्म कर देगा, अपने चार्ज को खत्म कर देगा। Na प्लस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा और अपने चार्ज को खत्म कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा। सर कैसी बातें कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज कैसे खत्म होता? बेटा नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आपके पास, क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, क्या है? कम है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, बोलो हाँ ना। तो कितना नेगेटिव चार्ज है Cl पे? एक नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो Cl माइनस एनोड के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसे दे देगा? एनोड को। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? Cl। क्या बन जाएगा? Cl, चार्ज हट गया। और Cl कभी Cl के फॉर्म में रहता नहीं है, जैसे ही चार्ज हटेगा वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 गैस के फॉर्म में, बोलो हाँ ना। अरे आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अब बताओ बेटा बहुत ध्यान से, इसको बैलेंस कर लो। यहाँ Cl 1 थे, यहाँ 2 हैं, तो इसको 1/2 से डिवाइड कर दो, तो अब यहाँ भी Cl 1 हो गए, यहाँ भी Cl हो गए। आ गया कि नहीं आ गया? पहले बताओ, ये बात समझ में आ गई? Cl नेगेटिव एनोड के पास गया और उसने जितना उस पर एक्स्ट्रा चार्ज था उतने इलेक्ट्रॉन निकाल के चार्ज खत्म करके वो क्लोरीन गैस बना लिया, बोलो हाँ ना। आ गया कि नहीं आ गया? अब है भैया कह रहे हैं बिल्कुल आ गया। एट कैथोड, बताओ कैथोड पे कौन सा आयन जाएगा? जल्दी बताओ, कैथोड पे कौन सा आयन जाएगा? कैथोड पे कौन सा आयन जाएगा? बेटा अरिजीत हम ये कह रहे हैं कि एनोड पे Cl माइनस जाएगा, और Cl माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर क्या है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? जितना नेगेटिव चार्ज है, और वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसका चार्ज खत्म हो जाएगा, तो बन जाएगा Cl, और Cl तुरंत अपने आप कन्वर्ट हो जाता है Cl2 गैस में। आया कि नहीं आया? पहले बताओ। अरे आ गया, बोलो हाँ या ना। अरे इसको बोलो, क्या नाम है इसका? अरिजीत। आ गया कि नहीं आ गया? आप तो कह दो सर बोल ही देंगे, नहीं भी आया होगा तो भी हाँ बोल देंगे। अब कैथोड पे कौन जाएगा? Na प्लस। बेटा बताओ पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? तो Na प्लस गया कैथोड के पास, कहेगा बताओ पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन क्या है? अरे हम जो कह रहे हैं कि Na प्लस, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? हाँ उदय भैया कह रहे हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। कितने इलेक्ट्रॉन कम है? कोई बता सकता है? इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव चार्ज से पता चल गया। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास? जल्दी बताओ, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास? इसके पॉजिटिव चार्ज से क्या पता चल रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास? अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, बिल्कुल। तो जितने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं कैथोड से उतने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। कैथोड के पास भरे हैं इलेक्ट्रॉन, अंदर अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। कितने? एक चाहिए उसे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसका चार्ज खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म। और Na बन जाएगा सॉलिड, और सॉलिड बन के यहीं डिपोज इकट्ठा हो जाएगा, कैथोड पे चिपक जाएगा। बेहतरीन। क्या तो सर क्लोरीन गैस काहे नहीं चिपकी? गैस तो हवा में उड़ जाती, गैस थोड़ी ना चिपकती, सॉलिड चिपकता है। क्या बात समझ में आ गई बेटा? कितने लोगों को आ गई बताओ? बेटा आ गया कि नहीं आ गया? कैथोड पे हमें मेटल डिपॉजिट हो गया, फिर आराम से हम इस मेटल को इकट्ठा कर लेंगे। कितने लोगों को आ गया? बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा देखो, अब बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। अब बताओ, पहला तरीका हम लोगों ने खत्म कर लिया। क्या खत्म कर लिया? हमने सीख लिया कि हाईली रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। हाईली रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का 3 तरीका, पीस लो, धो लो और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा दो। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। अब बताओ बेटा तीसरा चौथा क्या है इसमें? दूसरा तरीका बताओ क्या है इसका? दूसरा क्या है बेटा? अगर हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ
एक्सट्रैक्शन ऑफ कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बताओ? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी फ्रॉम ओर। ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी क्या है? मीडियम है, मतलब ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है। तो इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 5। क्या बात समझ में आई? हाईली रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितने स्टेप बनाए गए थे भैया? 3 स्टेप बनाए गए थे। बोलो, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितने स्टेप बनाए गए? 5 स्टेप। 5, बेहतरीन। पहला स्टेप सबके लिए पी से बिल्कुल कायदे से चूरन बना लो। इसका चूरन मतलब चूरमा बना लो। चूरमा मतलब क्रशिंग कर लो, बहुत तेजी से पीस लो कायदे से। क्रशिंग ऑफ ओर मतलब जो भी आपको ओर मिलेगा उसको कायदे से पीस लो। बोलो हाँ है ना? चलो स्टेप सेकंड। अब और जो आप पीसोगे उसको धो लेना। अच्छा बताओ, धोने से क्या होता है? मतलब कंसंट्रेशन करने से क्या होता है? मैंने पूरा नाम लिखा, लिख लेना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इससे क्या होता है? कोई बता सकता है? कमेंट करके बताओ जल्दी से कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है। इससे क्रशिंग करने से तो समझ में आ गया कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कंसंट्रेशन से क्या होता है? स्टेप थर्ड, आपने ओर को धो लिया। बोलो हाँ है ना? बहुत बढ़िया। उदय भैया कह रहे हैं इम्प्योरिटी निकल जाती। बिल्कुल एग्जैक्टली। धोने के बाद बेटा क्या करते हैं? धोने के बाद बहुत ध्यान से सुनना। अगर और हाँ बेटा एक बात सुनना, जो मीडियम रिएक्टिविटी के ओर होते हैं वो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाते हैं या सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं। बोलो मैंने क्या बोला? कि जो ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? मीडियम होती है, वो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में। बोलो हाँ है ना? क्या बात समझ में आई बेटा? बताओ मैंने क्या बोला? ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो मेटल या तो कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाते हैं या सल्फाइड। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट ओर। इसको क्या बोलते हैं? सल्फाइड ओर। बोलो हाँ है ना? तो बेटा तो इनको पहले हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे। क्या है कि यहां कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर से मेटल को निकालना आसान होता नहीं है। तो क्या होता है तीसरे स्टेप में? कन्वर्जन ऑफ किसका? हम बताओ क्या? जो आपने ओर को धोया है उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? ऑक्साइड ओर में। किसमें? ऑक्साइड ओर में। मान लो आपके पास मेटल कार्बोनेट है, तो आपने मान लो इसको पीस लिया, धो लिया, तो अब इसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। मान लो सल्फाइड ओर है तो इसको भी किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? ऑक्साइड फॉर्म में। क्यों ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म से मेटल को निकालना आसान है। स्टेप 4 में क्या करेंगे? अब ये जो ऑक्साइड ओर मिल गया हमें, ये कौन सा ओर है? ऑक्साइड ओर। इससे हम क्या करेंगे? इस ऑक्साइड ओर से ऑक्सीजन को हटा देंगे। हटा दिया तो हमें क्या मिल गया? मेटल मिल गया। तो बेटा बताओ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इसका मतलब है रिडक्शन। किसका रिडक्शन किया? मेटल ऑक्साइड का। मेटल ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो गया? ये मेटल में चेंज हो गया इनटू मेटल। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब हमें क्या मिल गया? मेटल मिल गया। क्या मिल गया? मेटल। क्या मिल गया बेटा? मेटल मिल गया। बोलो हाँ है ना? अब ये जो मेटल मिला ये प्योर नहीं होता है, तो आखिरी स्टेप में प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करते हैं। मतलब जो हमें मेटल मिलता है उसको प्यूरिफाई करते हैं। क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। इसी को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। कितने लोगों को आ गया बताओ? आ गया कि नहीं आ गया बेटा? बताओ कितने स्टेप में एक्सट्रैक्ट करते हैं? 5 स्टेप में। कितने स्टेप में बेटा? 5। आ गया कि नहीं आ गया? 5 स्टेप में एक्सट्रैक्ट करते हैं कौन से मेटल को? जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है। अच्छा एक बात पूछे तुम लोगों से, बताना ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? बताओ किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? अरे 5 फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, हम कह रहे किस फॉर्म में पाए जाते हैं। कितने स्टेप नहीं पूछा मैंने, कौन कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर्म का मतलब है 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन से? या तो कार्बोनेट फॉर्म में या सल्फाइड फॉर्म में। ठीक है, ये बोला मैंने। स्टेप नहीं पूछ रहे, स्टेप बताने लगे कायदे से हैं। चलो चलो बेटा बताना, स्टार्टिंग करते हैं। चलो स्टार्टिंग करें।
बेटा बताना ध्यान से, बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जल्दी बताओ क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्रशिंग, बोलो क्रशिंग कर लिया, चलिए क्रशिंग करने के बाद क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, कंसंट्रेशन, बोलो हाँ है ना, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, ओर का, बिल्कुल। अब इसकी बात बताओ, ये जो ओर है हमारे पास, जो कंसंट्रेटेड ओर है जो धुल गया, वो कितने फॉर्म में पाया जाता है, दो फॉर्म में पाया जाता है, कितने फॉर्म में, या तो कार्बोनेट फॉर्म में पाया जाएगा, कार्बोनेट फॉर्म में, या सल्फाइड फॉर्म में, कार्बोनेट फॉर्म में या सल्फाइड फॉर्म में, बोलो हाँ है ना। इसको किस में कन्वर्ट करोगे, कार्बोनेट फॉर्म में है तो भी उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ऑक्साइड ओर में, सल्फाइड है तो भी उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करोगे, बोलो हाँ है ना। फिर ऑक्साइड ओर को किस में कन्वर्ट करोगे, मेटल में, और यहाँ भी ऑक्साइड ओर को मेटल में, आ गया कि नहीं आ गया। और फिर मेटल का क्या कर दो, प्यूरिफिकेशन कर दो, क्या कर दो, प्यूरिफिकेशन, सेम चीज़ यहाँ कर देंगे, आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया। तो चलिए बेटा, तो हम तीसरा स्टेप सीख लेते हैं। पहले दोनों स्टेप तो सभी को आते हैं, क्रशिंग करना तो सभी को आता है, कैसे आता है, पीस लो। धुलने की प्रोसेस भी आसान होती, आपको ये पढ़ने नहीं है, बस आपको इतना आना चाहिए कि धुलाई कैसे होती, धुलाई कैसे होती, इम्प्योरिटी को हटा के, बस इतना आना चाहिए आपको। तीसरा स्टेप हम पढ़ा दे रहे हैं, इसका तीसरा स्टेप क्या है, बताओ तीसरा स्टेप क्या है, कि कैसे 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 धुला हुआ ओर, कंसंट्रेटेड ओर कन्वर्ट होता है ऑक्साइड ओर में। इसके दो स्टेप होते हैं, कितने स्टेप होते हैं बेटा, दो। पहला होता है कैल्सिनेशन, या तो कैल्सिनेशन प्रोसेस लगा दो, या क्या लगा दो, रोस्टिंग लगा दो, क्या लगा दो, रोस्टिंग लगा दो। आ गया नहीं आ गया। ये दो तरीके होते हैं जिससे धुले हुए ओर को हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें मेटल कार्बोनेट, इसको बताओ क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनेट ओर, बोल दो, मेटल कार्बोनेट बोल दिया, कार्बोनेट ओर। इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं। कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अब्सेंस में, या फिर अगर एयर आपने ले भी ली तो एयर की बहुत कम मात्रा होनी चाहिए, बहुत लिमिटेड सप्लाई, जितनी जरूरत है उतनी ही एयर देनी चाहिए, या तो एयर लो ही ना, बोलो है ना। तो जब हीट करते हैं तो इस कार्बोनेट ओर से CO2 गैस हवा में उड़ जाती है, बिल्कुल बेहतरीन, और ये मेटल कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं बेटा क्या, कैल्सिनेशन। आ गया कि नहीं आ गया, बताओ क्या बोला, वेन कार्बोनेट ओर, जब कौन से ओर को बेटा, कार्बोनेट ओर को, कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड, क्या बेटा, इज कन्वर्टेड, क्या कन्वर्टेड कर देते हैं, बताओ किसमें कन्वर्ट करते हैं, बताओ, इनटू ऑक्साइड ओर, इनटू ऑक्साइड ओर, बताओ। ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट, ऐसे लिखो, व्हेन कार्बोनेट ओर इज हीटेड, कार्बोनेट ओर को क्या करते हैं, हीटेड करते हैं, कैसे, इन द अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की बेटा क्या अब्सेंस में, वही तो लिखा है मैंने, देखो कार्बोनेट ओर को हीट कर रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, देन इट इज, तो वो क्या हो जाता है, बताओ बेटा क्या हो जाता है, इट इज कन्वर्टेड, वो कन्वर्टेड हो जाता है, बताओ किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या है, कौन सा ओर है, ऑक्साइड ओर, कन्वर्टेड टू ऑक्साइड ओर। इसी प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं। बेटा आ गया कि नहीं आ गया, बताओ बेटा, आ गया। इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लो जिंक कार्बोनेट फॉर्म में मौजूद है, तो उसको अगर हम हीट कर देंगे एयर की अब्सेंस में, तो ये CO2 गैस निकाल देगा और कन्वर्ट हो जाएगा Zn ऑक्साइड में, बोलो हाँ है ना। आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया, बिल्कुल। मान लो फेरस कार्बोनेट है, इसको हीट कर दिया इन द अब्सेंस ऑफ एयर, तो भी ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 गैस निकाल देगा। अच्छा, रोस्टिंग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, सल्फाइड ओर लेते हैं, कौन सा ओर लेते हैं, सल्फाइड ओर। रोस्टिंग प्रोसेस तब यूज करते हैं जब सल्फाइड ओर को हमें कन्वर्ट करना हो किसमें बेटा, ऑक्साइड ओर में। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। रोस्टिंग में थोड़ा अलग तरीका होता है, थोड़ा अलग। इसमें हीट तो करते हैं पर एयर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, या बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर ले लेते हैं। तो क्या होता है कि जो M है ये कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड फॉर्म में, ये जो S है वो कन्वर्ट हो जाता है SO2 गैस, जो कि हवा में उड़ जाती है। तो सिर्फ क्या बचेगा हमारा, मेटल ऑक्साइड। आ गया कि नहीं आ गया। तो ये भी बहुत आसान है, बताओ कैसे लिखोगे। वैन, कौन सा ओर लिया था हमने, सल्फाइड ओर। अगर आ जाए व्हाट इज रोस्टिंग तो लिख सकते हो, वैन सल्फाइड ओर इज हीटेड, इसको हीटेड करते हैं
किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर तो सर आपने कहीं लिखी नहीं बेटा, एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन। यहाँ पे बोलो हाँ है ना, हीट किया तो बताओ वो किस में कन्वर्ट हो गया? बताओ सल्फाइड और किस में कन्वर्ट हो गया? देन इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो गया? बताओ ये कौन सा फॉर्म है? ऑक्साइड और। कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड और। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? अरे आ गया। हाँ, इसी को बोलते हैं बेटा क्या? रोस्टिंग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो जिंक है, सल्फाइड फॉर्म में है, इसको अगर हम हीट कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो बताओ Zn किस में कन्वर्ट हो जाता है? O में। सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाता है? SO2 में। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे कैसे बैलेंस कर सकते हो बेटा? देखो Zn कितने हैं? एक, यहाँ भी एक है। सल्फर कितना है? यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। ऑक्सीजन देखो यहाँ O3 है। बैलेंस कर लो तो ऐसे कर सकते हो, 2 ZnS ले लो, 2 ये ले लो, 2 ये ले लो। बताओ अब बताओ Zn 2 हो गए, S 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 यहाँ पे, अच्छा 3 हो जाएंगे। यहाँ बैलेंस करना तुम्हें आता है, बस मैंने बैलेंस करना वैसे सिखा दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? आ गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डन 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 डन। कितने लोगों को आ गया जल्दी बताओ? कितने लोगों को आ गया बेटा? अरे कितने लोगों को आ गया? दीक्षा दीदी को आ गया, वर्तिका बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए डन 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 डन। हाँ अच्छा अच्छा बेटा, अब क्या होता है जरा ध्यान से, अगला स्टेप क्या है? अगला पहला स्टेप तो सीख लिया, दूसरा स्टेप सीख लिया, तीसरा, अब चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में मेटल ऑक्साइड जो मिला है इसको मेटल में कन्वर्ट करते हैं, रिडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। बोलो हाँ है ना? आ गया कि नहीं आया? ये क्या है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कराते हैं? मेटल में कराते हैं। बोलो हाँ है ना? बेटा अगर मेटल की रिएक्टिविटी मीडियम है तो 2 ही तरीके होते हैं। कितने तरीके? 2। पहला रिडक्शन बाई कार्बन, रिडक्शन बाई कार्बन। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो कितने लोगों को आ गया? पहले एक बार बताओ यहां तक कितने लोगों को आ गया, जल्दी बताओ। आ गया कि नहीं आ गया? बेटा बस 15 मिनट 20 मिनट की क्लास बची है आपकी, 15-20 मिनट की। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। चलो रिडक्शन बाई कार्बन बेटा कार्बन से भी करा सकते हो और कार्बन मोनोऑक्साइड से भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करते हैं? देखो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड लिया आपने, क्या लिया? मेटल ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन किससे करा दी? कार्बन से। तो कार्बन बताओ क्या करेगा? कार्बन ऑक्सीजन को खींच ले जाएगा, ले गया CO, और मेटल क्या हो गया? अकेला। तो बताओ मेटल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? मेटल में। अच्छा सर अगर हम CO से कराते हैं, CO से भी करा सकते हो, CO भी ऑक्सीजन को खींच ले जाएगा और बना लेगा CO2 गैस और बन जाएगा मेटल अकेला। आ गया कि नहीं आ गया? अब सर एक माइंड में डाउट आता है, हम कार्बन का कब यूज करेंगे? ये बेटा जब आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा हो तो कार्बन का यूज़ कर लो, आपके पास टेम्परेचर कम हो तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ कर लो। टेम्परेचर जो है, आप सर एक बार बताओ कौन से मेटल ऑक्साइड होंगे? तो एग्जाम्पल है बेटा एक, ये जो M है यहाँ पे वो हो सकता आयरन, टिन, PB और Zn। इसको याद करने का मैंने तरीका बताया था आपको। कार से क्या बेटा? कार से फिसले संत प्रभु जन। कार से फिसले संत प्रभु जन। कार का मतलब है बेटा कार्बन। क्या बेटा? कार्बन। और फिसले का मतलब है आयरन। फिसले मतलब आयरन, Fe फिसले। संत मतलब SN टिन बोलते हैं इसे। प्रभु मतलब PB मतलब लेड। जन मतलब जिंक मतलब Zn। बोलो हाँ है ना? तो इन मेटल की ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस करता है। सर कैसे? एग्जाम्पल देखो, ये हो सकता है आयरन का ऑक्साइड हो सकता है Fe2O3। चलो अगर हम इसकी रिएक्शन कार्बन से करा दें तो बताओ क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन को खींच ले जाएगा CO और क्या बन जाएगा? आपका आयरन बन जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? बैलेंस कर लेना। जैसे ZnO है, इसकी रिएक्शन हम कार्बन से करा दें तो कार्बन ऑक्सीजन को खींच ले जाएगा, CO बना लेगा। हीट तो देनी पड़ेगी, बिना हीट के तो होती नहीं है ये। और क्या बना लेगा? ये Zn बन जाएगा। बेटा आया कि नहीं आ गया? कितने लोगों को आ गया ये बताओ, जल्दी से बताओ कितने लोगों को आ गया? ये जल्दी से बताना है बेहतरीन तरीके से, बताओ। अरे आया कि नहीं आया? बिल्कुल दीक्षा दीदी कह रही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
इनमें से कोई भी मेटल का ऑक्साइड से आप कार्बन से रिएक्शन करा दोगे तो मेटल में चेंज हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा उसका। चलिए दूसरा, जो कार्बन से रिड्यूस नहीं होते, जिनका रिडक्शन कार्बन से नहीं होता है उनका रिडक्शन हम एल्यूमिनियम पाउडर से करा देते हैं। ऐसे मेटल जो मीडियम रिएक्टिविटी के, जिनका रिडक्शन कार्बन से नहीं हो पाता, वो एल्यूमिनियम पाउडर से रिड्यूस हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं जरा हम बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से जरा। इसमें क्या होता है, एक बात याद रखना, इसमें मेटल ऑक्साइड लेते हैं और एल्यूमिनियम पाउडर से हम लोग रिडक्शन कराते हैं। कैसे? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को खींच लेता है और खींच के क्या बना लेता है, Al2O3, खींच के Al2O3 बना लिया। मेटल अपनी जिंदगी में क्या हो गया, अकेला हो गया। पर बेटा इस रिएक्शन में इतनी हीट निकलती है, इतनी हीट निकलती है कि मेटल पिघल जाता है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो मेटल मिलेगा वो मोल्टेन मिलेगा, मोल्टेन मेटल मिलेगा। मोल्टेन मेटल का मतलब क्या होता है, पिघला हुआ मेटल, पिघला मेटल मिलता है, पिघला मेटल। अच्छा, पिघला क्या मिलता है, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि मेटल भी पिघल जाता है। आ गया कि नहीं आ गया? सर कौन से मेटल के लिए हम ये रिएक्शन यूज़ करते हैं? आयरन, मैग्नीज, Cr और Ti, बोलो है ना। इन मेटल के लिए, इन मेटल के ऑक्साइड के लिए हम लोग एल्यूमिनियम पाउडर से रिडक्शन कराते हैं। क्या बात समझ में आई बेटा? आ गया कि नहीं आ गया? जैसे बेटा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, कैसे कराएंगे? Fe2O3 है मान लो, आयरन का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम पाउडर मिला दिया हमने, एल्यूमिनियम क्या मिला दिया, पाउडर। फिर इसको याद करने का तरीका है, फिर मना करती है, फिर मना करती है, ऐसे आप, फिर मना करती है। ये तुमसे बहुत रेयर पूछा जाए, तुमसे ज़्यादातर रिएक्शन ही पूछ ली जाएगी। बस बताओ बेटा क्या होगा, एल्यूमिनियम कैसे रिड्यूस करेगा? एल्यूमिनियम किसको ले जाएगा, ऑक्सीजन से कहेगा हमारे साथ चलो, तो बेटा ये बना लेगा Al2O3। बैलेंस करनी तो बैलेंस कर लो। और Fe अपनी ज़िंदगी में क्या हो गया, अलग हो गया। बताओ, और इस रिएक्शन में क्या निकलती है, बहुत सारी हीट, जिससे ये आयरन भी पिघल जाता है। तो ये हमें कैसा आयरन मिला, मोल्टेन आयरन मिला, मोल्टेन आयरन। ये कैसा आयरन है, पिघला हुआ आयरन, पिघला हुआ आयरन, पिघला हुआ लोहा, पिघला लोहा। और यही आयरन यूज करते हैं, यूज्ड इन वेल्डिंग। कहाँ यूज करते हैं, वेल्डिंग। कहाँ यूज करते हैं, वेल्डिंग में। वेल्डिंग जानते हो, वेल्डिंग का मतलब है अगर दो लोहे के टुकड़ों को जोड़ना है तो हम वेल्डिंग का सहारा लेते हैं। कोई लोहे की चीज टूट जाए तो हम लोग वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग में क्या करते हैं, पिघला हुआ आयरन मिला देते हैं, पिघला हुआ आयरन, बोलो हाँ ना। पिघला हुआ आयरन मिलाने से क्या होता है बताओ, वो लोहा ज्वाइंट हो जाता है। आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया। इसीलिए बेटा इस रिएक्शन को, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। ये नाम क्यों हुआ, क्योंकि इस रिएक्शन का यूज हम थर्माइट वेल्डिंग में यूज करते हैं। क्या, थर्माइट वेल्डिंग में। एक वेल्डिंग होती है थर्माइट वेल्डिंग, जिसमें पिघला हुआ लोहा मिलाया जाता है, तो इस रिएक्शन का वहां यूज करते हैं। सर यूज कैसे करते हैं, तो हम एग्जांपल बताते हैं। जैसे ये दो आयरन के टुकड़े हैं, ये दो आयरन के क्या है, टुकड़े हैं, ये टुकड़ा है। अब इसको ज्वाइंट करना, तो एक तरीका तो हमारे पास क्या है, एक तरीका बताओ क्या है, हुआ है हम डायरेक्ट पिघला हुआ आयरन मिला दें, डायरेक्ट मोल्टेन आयरन, डायरेक्ट मोल्टेन आयरन हम यहां मिला दें। एक तरीका क्या है, हम ये मिला दें, क्या मिला दें, Fe2O3 प्लस Al, ये मिला दें। अच्छा, ये मिलाने से क्या होगा, ये जैसे ही मिलाएंगे इससे अपने आप हमें पिघला हुआ आयरन मिल जाएगा। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, पिघला हुआ आयरन। या तो डायरेक्ट तरीका, आप पिघला हुआ आयरन डायरेक्ट मिला दो, या तो आप इन दोनों को मिला दो। इन दोनों से अपने आप आपको पिघला हुआ आयरन मिल जाएगा, और आयरन जैसे यहाँ आएगा भर जाएगा, इन दोनों को ज्वाइंट कर देगा। आ गया कि नहीं आ गया? ये अगर आप डायरेक्ट पिघला हुआ आयरन मिलाओगे तो ये महंगा पड़ेगा आपको, कॉस्टली पड़ेगा। क्या पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा। पर अगर आप इसको यूज करोगे तो ये आपको क्या, कम कॉस्टली पड़ेगा, ये चीप पड़ेगा आपको, चीपली। बोलो हाँ ना? आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, अरे बोलो। तो बेटा इसीलिए हम डायरेक्ट आयरन नहीं मिलाते हैं। डायरेक्ट पिघला हुआ आयरन मिलाएंगे बहुत महंगा पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ेगा। तो इन दोनों के मिक्सचर को मिला देते, तो अपने आप हमें पिघला हुआ आयरन मिल जाता है। आ गया कि नहीं आ गया? इसी का बेटा इस, हाँ, इसका भी रिडक्शन करा सकते हो। MnO का भी रिडक्शन, MnO2 का रिडक्शन भी करा सकते हो। किससे, एल्यूमिनियम पाउडर से। क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को ले जाएगा और क्या बना लेगा, Al2O3,
और Mn क्या हो जाएगा, अकेला। बैलेंस करना हो बैलेंस कर लो, क्या कर बैलेंस करना है, ऐसे। Mn कितने हो गए, 3 हो गए। एल्यूमिनियम कितने हो गए, 4। बैलेंस हो गया। बैलेंस करना तो आसान है। कहने का मतलब है कि इनमें पर रिएक्शन, सिर्फ इसी रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, सिर्फ इसको हम थर्माइट नहीं बोलते हैं, इसको थर्माइट नहीं बोलते हैं, इस बात को याद रखना। एल्यूमिनियम में से रिड्यूस करते हैं पर ऐसा थर्माइट नहीं बोलते हैं। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? अरे आ गया। चलो तो बेटा अब हमें बताओ क्या मिल गया, कितने स्टेप कर लिए हमने, 4 स्टेप कर लिए। कितने स्टेप कर लिए, 4। अगर मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है, मीडियम, तो 5 स्टेप करते हैं। तो पीस तो हम लेते ही हैं, धुलाई भी कर लेते हैं। ये कर लिया कैल्सिनेशन रोस्टिंग, और ये भी कर लिया। अब बताओ कौन सा स्टेप बचा, बताओ बेटा कौन सा स्टेप बचा है? प्यूरिफिकेशन बचा है। कौन सा बचा है? प्यूरिफिकेशन। लास्ट स्टेप बचा है, लास्ट स्टेप बचा है, लास्ट स्टेप बताओ, 5वां स्टेप क्या बचा है? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, इसमें क्या होता है, इसी का दूसरा नाम होता है बेटा रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, पूरा नाम निकले रिफाइनिंग। इसमें क्या होता है, जो हमें मेटल मिलता है वो कैसा होता है? इम्प्योर होता है। इम्प्योर मेटल को हम प्योर मेटल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, चल के भी पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? एक प्रोसेस लगाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। एक प्रोसेस लगाते हैं, कौन सी? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है बेटा? क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? जल्दी से बताओ बेटा, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अरे आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत है ही ना। डन 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 डन। अब बताओ कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना रह गया, बताओ। हमने 2 मेटल को एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया, जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है और जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, मीडियम। अब बताओ कौन से बचे? तीसरा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना सीखना है, बताओ? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी कैसी है, लो है। कहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे? ओर से। बहुत आसान है बेटा। इनमें भी 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। वही 5 स्टेप बेटा, बहुत आसान, ध्यान से सुनना बेटा। इनको सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? क्रशिंग करेंगे। क्या करेंगे? क्रशिंग। क्या करेंगे? और क्रशिंग करेंगे। बोलो हाँ ना? अच्छा एक बात और बता दें, जो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी लो होती है, क्या होती है? लो। या तो वो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? फ्री फॉर्म में। तो बहुत आसान है। या तो वो सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सल्फाइड फॉर्म में। कार्बोनेट फॉर्म में पाए जाते नहीं है। क्या बात समझ में आई? बताओ, अगर मेटल की रिएक्टिविटी लो है तो वो कितने फॉर्म में पाया जाता है? 2, या तो फ्री फॉर्म या सल्फाइड फॉर्म। तो बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे? पीस लेंगे, फिर धुलाई कर लेंगे। धुलाई का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। धुलाई करने के बाद क्या करेंगे? ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा बताओ, लो रिएक्टिविटी मेटल कौन से फॉर्म में पाया जाता है? सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है। तो बेटा यहां हम सल्फाइड फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑक्साइड फॉर्म में। बताओ उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। बताओ क्या करेंगे? कैल्सिनेशन करेंगे या रोस्टिंग करेंगे? जल्दी बताओ बेटा, बताओ कैल्सिनेशन करेंगे या रोस्टिंग करेंगे? जल्दी बताओ, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग? अरे क्या करेंगे? कैल्सिनेशन करेंगे या रोस्टिंग करेंगे? जल्दी से बताओ क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। बहुत बढ़िया है भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, रोस्टिंग करेंगे। बिल्कुल, काहे की कौन सी फॉर्म में? सल्फाइड फॉर्म में। तो रोस्टिंग करेंगे, जिससे सल्फाइड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रोस्टिंग करने से सल्फाइड और किस में कन्वर्ट हो जाता है? जल्दी बताओ। रोस्टिंग करने से सल्फाइड और किस में कन्वर्ट हो जाता है? जल्दी से बताओ। रोस्टिंग करने से सल्फाइड और किस में कन्वर्ट हो जाता है? बहुत बढ़िया, बेहतरीन, एग्जैक्टली बेटा। रोस्टिंग करने पर सल्फाइड और जो है वो ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। और फिर हम इसका रिडक्शन करा देंगे। क्या करा देंगे? रिडक्शन। और इसका सेल्फ रिडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? सेल्फ रिडक्शन। क्या कराते हैं? सेल्फ रिडक्शन। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? अरे आ गया। तो बेटा ये तो पढ़ ही चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़, यही पढ़ना है, सेल्फ रिडक्शन पढ़ना है। बाकी तो तीनों हम पढ़ ही चुके हैं, तो बस सेल्फ रिडक्शन पढ़ लेते हैं, खत्म हो गया। बाकी सब कुछ पढ़ चुके हैं। और अच्छा आखिरी स्टेप बताओ, रिडक्शन कराने के बाद बताओ क्या हो जाएगा कि जो मेटल ऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बताओ। सेल्फ रिडक्शन कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जल्दी बताओ। रिडक्शन कराने पर मेटल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होगा?
अरे जल्दी बताओ, इसको लगा बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल। बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एग्जैक्टली बेहतरीन तरीके से मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी बिल्कुल क्या क्या कर रहा है? तो बेटा बोला करो, सभी बोला करो, एक दो ही की आवाज आती है ज्यादातर, बाकी सब गर्राटे काट रहे हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मेटल प्योर होता है इम्प्योर होता है? जल्दी बताओ, ये मेटल प्योर होता है या इम्प्योर होता है? ये मेटल कैसा होता है, प्योर या इम्प्योर? ये मेटल कैसा होता है, प्योर होता है या इम्प्योर होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली इम्प्योर होता है। तो इसके लिए कौन सी प्रोसेस कराएंगे? रिफाइनिंग ऑफ मेटल या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। चलिए, रिफाइनिंग में एक ही प्रोसेस होती है, कौन सी? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आपके सिलेबस में एक ही है, हायर क्लासेस में एक से ज़्यादा भी पढ़ने को मिलेगी। चलो चलो बेटा, सेल्फ रिडक्शन पढ़ लेते हैं। सेल्फ रिडक्शन सिर्फ 3 मेटल का कराते हैं, कॉपर, मरकरी और लेड का। बस इन 3 मेटल के अलावा किसी का सेल्फ रिडक्शन होता नहीं है। चलो देखो बेटा, बहुत ही ध्यान से, जैसे मरकरी की बात करें तो मरकरी, हाँ देखो ये सारे मेटल, एक बात बताओ, सबसे पहली बात बताओ, एक बात बताओ बेटा, सबसे पहली बात, ये मेटल लेस रिएक्टिव मेटल है, लो रिएक्टिविटी के मेटल है, तो ये सबके सब किस फॉर्म में पाए जाएंगे? सल्फाइड के फॉर्म में। बेटा बेटा ये बेटा हम बता दे रहे, बहुत ध्यान से बता दे रहे बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक मेटल के लिए एक ही रिडक्शन करा सकते हैं आप, अलग अलग प्रोसेस होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कपड़े धोने के लिए, जरूरी थोड़ी ना कि रिन साबुन का यूज़ करें, हम कपड़े धोने के लिए किसी और का भी यूज़ कर सकते हैं, बिम बार के मतलब और भी कई सारे साबुन का यूज़ कर सकते हैं, बोलो हाँ है ना? तो ऐसे ही किसी एक मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कोई एक ही प्रोसेस यूज़ करे, एक से ज़्यादा चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, जो ज़्यादा एफिशिएंटली कॉस्टली कम पड़ जाए वो यूज़ कर लेते हैं। आया कि नहीं आया? दोनों से रिडक्शन हो जाता है। अब आप ये कह रहे हैं कि लेड का सेल्फ रिडक्शन भी हो जाता है और लेड ऑक्साइड का सर आपने कार्बन से रिडक्शन करा दिया, दोनों ही से हो जाता है। फिर सर किससे करेंगे? जिससे कम कॉस्ट आएगी उससे कर लेंगे। आ गया कि नहीं आ गया? चलो आ गया। अब बेटा देखो यहाँ पे ये लेस रिएक्टिव मेटल है, तो ये सबके सब किस फॉर्म में पाए जाएंगे? सल्फाइड फॉर्म में। ये भी सल्फाइड और में, ये भी सल्फाइड और में। अच्छा, तो एक बात बताओ, जैसे अगर हम बात हो पीबीएस से हमें क्या करना है? पीबीएस से बेटा, पीबीएस इस ओर से हमें मेटल ऑब्टेन करना है, तो पहले तो बेटा इसको पीस लोगे, पीस लिया, चलो ठीक है, धो लोगे, फिर उसकी रोस्टिंग करा दोगे। रोस्टिंग कैसे कराते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा देते हैं। तो पीबी किस में कन्वर्ट हो जाता है? पीबीओ। और एस किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसओ2। बोलो हाँ ना? अब पीबीओ को आपको पता है, एक बात आपको पता है कि पीबीओ को रिड्यूस कराते हैं किससे? बताओ किससे रिड्यूस कराते हैं? कार्बन से भी। पर पीबीओ को रिड्यूस कराने के लिए हम इसका भी यूज कर सकते हैं, पीबीएस। तो खुद है इसके पास, मतलब इसको बाहर से कुछ यूज ही नहीं करना पड़ा, इसका खुद का और ही इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ये किसकी तरह काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये इसके पास पहले ही से था, बोलो हाँ ना? ये इसको रिड्यूस कर देगा और ये क्या बन जाएगा? पीबी बन जाएगा और SO2 बन जाएगा। बोलो हाँ ना? तो हमें मेटल मिल गया। ऐसी मरकरी से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं HgS। क्या पहले इसकी रोस्टिंग करा दो, क्या कि ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अच्छा, ऑक्साइड और मर्क्यूरस के बेटा, ये इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं HgS, इससे करा देंगे हमें Hg मिल जाएगा SO2, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, HgO को अगर आप सिर्फ हीट भी कर दो तो इसको हीट करने से भी हमें क्या मिल जाता है? मरकरी मिल जाता है। बोलो हाँ है ना? हीट करने पे मिल जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं और हीट करने पे मिल जाता है। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? अच्छा, कॉपर जैसे है, ये है क्यूप्रस सल्फाइड। बोलो हाँ है ना? इसको पहले इसको क्या करो? रोस्टिंग कर लो। रोस्टिंग करने पे क्या होगा? ये ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताओ क्या कर दो? इसको हीट करने पर नहीं मिलेगा, इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट लाना पड़ेगा। कहां से लाएंगे? यही रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा Cu2S, और ये इसका क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा। क्या कर देगा? रिडक्शन, कन्वर्ट कर देगा कॉपर में, SO2 गैस निकल जाएगी। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? बताओ कितने लोगों को आ गया? बताओ। लास्ट स्टेप बचा है, बताओ लास्ट स्टेप बचा है। लास्ट स्टेप बचा है, बताओ लास्ट स्टेप कौन सा बचा है? बताओ। हम सर क्या सेल्फ रिडक्शन सिर्फ सल्फाइड का ही होता है? बिल्कुल, सेल्फ रिडक्शन बेटा
हाँ ऐसा कह सकते हो, क्योंकि सेल्फ रिडक्शन बताओ, एक बार बताओ, सेल्फ रिडक्शन किसका होता है? इन तीन मेटल का ही होता है। ये तीन मेटल कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं? सल्फाइड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि सेल्फ रिडक्शन सिर्फ सल्फाइड और का ही होता है। ठीक है बेटा, चलिए लास्ट प्रोसेस बची है, बताओ क्या? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये वाला स्टेप सब में कॉमन होता है, सब में कॉमन होता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, या इसी को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। कोई बता सकता है इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग करते हैं कि हमारे पास जो मेटल हमें मिलता है वो कैसा होता है? इम्प्योर मेटल होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं प्योर मेटल से, प्योर मेटल। इसके लिए जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो ये पढ़ लेते हैं, पढ़ लें क्या बेटा? चलो बस हमें लास्ट मेथड पढ़ना है और ये चैप्टर मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या बात समझ में आ गई सभी को? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। हम कॉपर की पढ़ेंगे, कॉपर को कैसे प्योर किया जाता है, यही आपके सिलेबस में, तो ये वाली पढ़ ले रहे हैं। जरा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से बेटा पढ़ें। चलिए बेटा कैसे करते हैं देखो, जैसे हमें कॉपर को प्योर करना है, देखो कैसे करेंगे। एक डब्बा लेंगे, क्या लेंगे? एक डब्बा लिया, डब्बा। इस डब्बे के अंदर हमने कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन भर लिया। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब मान लो एक्वस कॉपर सल्फेट भर लिया। तो एक्वस कॉपर सल्फेट में कौन से आयंस होते हैं? Cu+2 आयंस होंगे और SO4-2। 2 माइनस बोल दिया, 2 प्लस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो, 2 प्लस लिख दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। चलो तो बताओ, हाँ इसके अंदर कौन से आयन है? कॉपर 2+ और SO4-2 बोलो। हाँ बहुत सारे आयंस हैं। और हमने क्या कर दिया, हमारे पास दो रॉड है। एक हमारे पास रॉड ऐसी है जो इम्प्योर है, तो एक रॉड ये कैसी है? ये इम्प्योर रॉड है। ये क्या है? इम्प्योर रॉड है, इम्प्योर, जिसको हमें प्योर करना है। किसकी इम्प्योर रॉड है? कॉपर की। और एक हम ले लेते हैं प्योर रॉड। कौन सी रॉड ले लेते हैं? प्योर रॉड, प्योर रॉड। ये कैसी है? प्योर रॉड कॉपर की। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब आपको कॉपर को प्योर करना, हाँ ये बात सही है। जैसे अगर हमें कॉपर को प्योर करना है तो एक डब्बे में दो रॉड लेंगे, एक जिसको हमें प्योर करना है इम्प्योर वाली, और एक प्योर वाली। अब वो चाहे जहां से लाओ, अब हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब ऐसा कहते हैं। और इन दोनों को जोड़ दो बैटरी से, तो ये पॉजिटिव। जो इम्प्योर रॉड है उसे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ो तो उसे एनोड बना दो, और जो प्योर रॉड है उसे क्या बना दो? कैथोड बना दो। क्या यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अरेंजमेंट समझ में आ गया सभी को? हमने एनोड किसे बनाया? एनोड किसे बनाया? एनोड बनाया हमने इम्प्योर रॉड वाली को, जिसको हमने इम्प्योर रॉड माना, इम्प्योर रॉड ऑफ कॉपर या कोई भी मेटल होगा जिसे प्योर करना होगा। और कैथोड किसे बनाया हमने? प्योर रॉड ऑफ कॉपर। बोलो हाँ ना? चलो बेटा बहुत ध्यान से सुनना। बताओ ये रॉड तुम्हें मोटी दिख रही है, इनमें से कौन सी रॉड मोटी दिख रही है तुम्हें? इम्प्योर या प्योर? जल्दी बताओ, मोटी कौन सी दिख रही है, इम्प्योर या प्योर? अरे कौन सी रॉड है जो मोटी है? जल्दी बताओ, कौन सी रॉड है जो मोटी है? मोटी, शकल से मोटी दिख रही है तुम्हें, प्योर वाली या इम्प्योर वाली? अरे सरियों जी, कौन बोला प्योर? कौन बोला? अंशिका दीदी कह रही प्योर रॉड मोटी है। अरे बन्नो कैसी बातें कर रही जी? साइज ना देख पा रही तुम जी? इतनी चौड़ाई दिख रही है इसकी जी, पतली है जी। पतला बताओ, पतला और मोटे में समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही बेहतरीन बेटा। अच्छा ये कोई बता सकता है ये इम्प्योर रॉड मोटी का है? कोई बता सकता है ये इम्प्योर रॉड मोटी का है? बताओ, कोई भी बता दे। ये इम्प्योर रॉड मोटी काहे है? काहे मतलब क्यों है? बताओ। अरे भैया ये इम्प्योर रॉड मोटी इसलिए है काहे की, कहते जो मोटी है, मोटी इसलिए है काहे कि इसके अंदर क्या भरी है? इम्प्योरिटी भरी है। क्या भरी है? इम्प्योरिटी। और मेटल भी भरा है, मेटल भी है और इम्प्योरिटी भी है। और इसके अंदर सिर्फ मेटल है, इम्प्योरिटी है ही नहीं। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल उदय बिल्कुल सही बोले, वेस्ट भी ज़्यादा है, मतलब इम्प्योरिटी भी ज़्यादा है। चलो अब देखो बेटा क्या होगा, सुनना। इस रॉड के अंदर बहुत सारे कॉपर के एटम होंगे, बहुत सारे कॉपर के एटम। बोलो हाँ है ना? तो रिएक्शन कराते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। एनोड भी एक रिएक्शन होगी। एनोड के अंदर, अच्छा सुनना, एनोड के अंदर बताओ क्या है? कॉपर के एटम। ये बताओ कहाँ है? इन रॉड, इन रॉड, रॉड के अंदर, इम्प्योर रॉड के अंदर।
अच्छा, ये जितने एटम है कॉपर के एटम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। निकाल दिया, निकालते हैं, उनकी आदत है भैया जी। और जैसे ही कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कॉपर बन जाएगा 2+। बोलो हाँ है ना? तो इसके अंदर जितने भी कॉपर है सब कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और बन जाएंगे कॉपर 2+। और कॉपर 2+ कहाँ कूद के आ जाएगा? कहाँ आ जाएगा? सॉल्यूशन में। बोलो हाँ है ना? आ गया जी कहाँ? सॉल्यूशन में। कहाँ गया? सॉल्यूशन में। और कॉपर जब आएगा सॉल्यूशन में तो साथ में क्या लेके आएगा? इम्प्योरिटी भी लेके आएगा। और इम्प्योरिटी उससे अलग हो जाएगी और इम्प्योरिटी यहाँ इकट्ठी होने लगेगी। कॉपर यहाँ आएगा और इम्प्योरिटी यहाँ, साथ में इम्प्योरिटी गिर के यहाँ से इकट्ठी हो जाएगी, कॉपर यहाँ रह जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो बताओ क्या ये वाला स्टेप समझ में आया सभी को? ये कॉपर एटम कहाँ थे? रॉड के अंदर। उनने इलेक्ट्रॉन निकाले 2 और वो बन गए कॉपर 2+। और कूद के आ गए काहे के अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। और साथ में लेके आए क्या है? इम्प्योरिटी। कहाँ है? इम्प्योरिटी लेके आए। और इम्प्योरिटी जी कहाँ इकट्ठी हो गई? एनोड के नीचे। ये इम्प्योरिटी कहाँ इकट्ठी हो रही है? एनोड के नीचे। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो कॉपर, अब बताओ, अच्छा एक बात बताएं तुम्हें, अब जी कॉपर 2+ है, सॉल्यूशन में 2 तरीके के पड़े हैं। एक तो पहले ही से कॉपर 2+ थे, पहले से ही कॉपर 2+ सॉल्यूशन में मौजूद थे। अब इस रॉड से भी क्या आ गए? कॉपर 2+। क्या बात समझ में आ गई बेटा? अरे आ गई कि नहीं आ गई? अब बेटा बताओ, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन सा आयन मूव करता है? पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन कौन सा मूव करेगा? कॉपर 2+। तो जो कॉपर 2+ है जो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है वो कैथोड के पास चला जाएगा और कहेगा देखो हम गरीब हैं, हम पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड कहती टेंशन ना लो, हम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तुम्हें, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन दे के कॉपर का चार्ज खत्म कर देती है और कॉपर बन जाता है सॉलिड। और ये कॉपर यहीं पे डिपॉजिट होने लगता है। मतलब इस रॉड से कॉपर आ रहा है, इस रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है, इस रॉड से कॉपर आ रहा है, इस रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है, इससे आ रहा है, इससे डिपॉजिट हो रहा है। बोलो हाँ है ना? क्या बात समझ में आ गई सभी को? क्या बात समझ में आ गई सभी को? अरे आ गया। बोलो बेटा आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें से और आता है, ये क्या है? इम्प्योरिटी। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो इम्प्योरिटी होती है, इस इम्प्योरिटी में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? सोना चांदी। कैसी बात कर रहे हैं सर? बेस्ट में सोना चांदी है? बिल्कुल है, सोना चांदी च्यवनप्राश। तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, मतलब आ सकता है या आ चुका है, ध्यान से सुनना, मतलब आ चुका है। इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बताओ, जो जब रिफाइनिंग कराते हैं कॉपर की, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो उसमें जो इम्प्योरिटी होती है, इस इम्प्योरिटी में हाँ कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? तो सोना और चांदी। और इस इम्प्योरिटी को बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड। एनोड मड क्यों? क्योंकि एनोड के नीचे इकट्ठा हुई है। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बेटा? कितने लोगों को आ गया बताओ? इसी की बेसिस पे ये वाला टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। हैव अ गुड डे टू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, गुड इवनिंग, सी यू सून।